हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लेक्चर एकेडमी। आपका स्वागत है न्यू लेक्चर एकेडमी पर। आज हम लोग फिर से लेके आए हमारा 45 डे चैलेंज, जिसका पार्ट हम रहेगा प्रैक्टिस सेट नंबर 7। ये हमारा 7th डे ऑफ 45 डे चैलेंज, जो कि है एसएससी फाउंडेशन बैच 2025 के आने वाले जितने भी एग्जाम्स हो गए, सभी एग्जाम्स के लिए ये बैच चलाया गया, यानी ये सीरीज चल रही है। इसका रहेगा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 यानी डे 7। तो आप लोग देखें इसको। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको पता है हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं PYQ एग्जाम्स। PYQ यानी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी से हम सारी जीएस कवर करेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर करिए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है चंद्रबर दाईज फेमस लिटरेरी वर्क। चंद्रबर दाईज फेमस लिटरेरी वर्क जो है उसका नाम आपको बताना है, जो कि मेंशन करता है पृथ्वीराज चौहान की अचीवमेंट्स के बारे में। पृथ्वीराज चौहान के बारे में इनमें से कौन सा लिटरेरी वर्क है जो कि रिटर्न बाय चंद्रबर दाई। चंद्रबर दाई के बारे में आपको पता होना चाहिए और पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको पता होना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान, जिसको हम लोग पृथ्वीराज थर्ड के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान यानी कि पृथ्वीराज थर्ड के नाम से जानते हैं हम इनको। चौहान डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, यानी चौहान डायनेस्टी से, चौहान डायनेस्टी या फिर चौहान डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। और इनकी कैपिटल होती थी दिल्ली। चौहान डायनेस्टी की कैपिटल में देखने को मिलती है दिल्ली, और वहां दिल्ली के राजा थे पृथ्वीराज थर्ड या फिर पृथ्वीराज चौहान। इनके कोर्ट पोइट का नाम है चंद्रबर दाई। ये है इनके कोर्ट पोइट, दरबारी कवि। चंद्रबर दाई ने बायोग्राफी लिखी ऑफ पृथ्वीराज चौहान, इसका नाम है पृथ्वीराज रासो। ये काफी आसानी से आप लोग कर सकते हो। पृथ्वीराज चौहान जी के नाम पे ही पृथ्वीराज रासो लिखी गई। रिटर्न बाय आपको बताना चाहिए चंद्रबर दाई, कोर्ट पोइट ऑफ पृथ्वीराज चौहान। ये इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज चौहान की कुछ बैटल्स आप लोग याद रखो, यानी कि 2 बैटल आपको याद रखनी है, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गौरी की 2 बैटल आपको याद रखनी है। एक का नाम है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो कि होती है 1191 AD, और दूसरी याद रखनी है आपको सेकंड बैटल ऑफ तराइन। 2 बैटल ऑफ तराइन देखने को मिलती है हमें, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में, जो कि ये सेकंड हुई होगी 1192 AD में, फर्स्ट बैटल में विनर रहे यानी वॉन बाय पृथ्वीराज चौहान। और जो सेकंड बैटल देखने को मिली मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान की, यहाँ पर मोहम्मद गौरी डिफीट कर देता है, यानी मोहम्मद गौरी हरा देता है इस बार पृथ्वीराज चौहान को। तो इस बार सेकंड वाली में जीता रहा मोहम्मद गौरी। यही बैटल मानी गई डिसिसिव बैटल, जिससे तुर्क, यानी जो मोहम्मद गौरी तुर्क है, इसने फाउंडेशन बाद में इसके गुलाम के द्वारा रखी गई दिल्ली सल्तनत की, यानी दिल्ली के दरवाजे खोल दिए थे इस्लाम के लिए इसी डिसिसिव बैटल ने, जिसका नाम है सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192। बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है, ये आपको याद रखनी है। सभी विक्ट्रीज वगैरह ये सब याद रखना आपको। और जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो कि मोहम्मद गौरी जीत गया था विद द हेल्प ऑफ जयचंद, जयचंद की मदद से, यानी जयचंद है फादर इन लॉ, ससुर हैं पृथ्वीराज चौहान के, और इन जयचंद ने हेल्प करी मोहम्मद गौरी को जीतने में। इसी वजह से पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पर डिफीट देखने को मिली। जयचंद का नाम भी आप लोग याद रखो। और जयचंद और मोहम्मद गौरी की भी लास्ट बाद में जाके फाइट होती है, यानी इसको जानते हैं हम लोग बैटल ऑफ चंदावर के नाम से। बैटल ऑफ चंदावर ये हमें देखने को मिली 1194 AD में, मोहम्मद गौरी वर्सेस जयचंद। इस बार जयचंद को मार दिया गया, यानी हरा दिया गया बाय मोहम्मद गौरी इन द बैटल ऑफ चंदावर 1194 AD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बात कर रहा है विच अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर इज नोन एज देशबंधु, यानी हम इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी को जानते हैं देशबंधु के नाम से। तो ये हैं जिनका नाम है चित्तरंजन दास, यानी CR दास। CR दास को जानते हैं हम लोग, चित्तरंजन दास को जानते हैं हम लोग देशबंधु के नाम से, देशबंधु के नाम से। इंपॉर्टेंट पर्सन है CR दास। CR दास से आपको पता होना चाहिए, ये हमें पॉलिटिकल गुरु देखने को मिलते हैं।
ही वॉज पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की जो पॉलिटिकल गुरु है उन्हीं का नाम है सी आर दास, चित्तरंजन दास। और चित्तरंजन दास आपको एक पार्टी है पता होनी चाहिए जो कि 1 जनवरी 1923 को बनी थी, ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी है, फिर इसका नाम है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी बनाई गई थी इन द ईयर 1923। 1923 स्वराज पार्टी बनाई जाती है 2 लोगों के द्वारा। फर्स्ट पर्सन का नाम है सी आर दास यानी चित्तरंजन दास, दूसरे पर्सन थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों ने ही पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी। उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने स्वराज पार्टी के सी आर दास, फर्स्ट प्रेसिडेंट, और सेक्रेटरी बनते हैं मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी आपको बताना चाहिए कौन से ईयर में बनी है, तो ये बनी है 1923 में, 1923 में, 2 लोगों के द्वारा, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। सी आर दास की बुक का नाम है, याद रखो आप लोग, सी आर दास की बुक का नाम है इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए है। ये बुक रिटन बाय सी आर दास। सुभाष चंद्र बोस की ऑटोबायोग्राफी आप लोग याद रखो। सुभाष चंद्र बोस की ऑटोबायोग्राफी का नाम है द इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल नाम की ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं सुभाष चंद्र बोस। भगत सिंह की बुक का नाम है आप लोग याद रखो वाई आई एम अथीस्ट। वाई आई एम अथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं। ये बुक रिटन बाय भगत सिंह। गोपाल कृष्ण गोखले हमें देखने को मिलते हैं पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, और ये गोपाल कृष्ण गोखले मोहम्मद अली जिन्ना के भी पॉलिटिकल गुरु देखने को मिलते हैं। दोनों मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले से आपको एक सोसाइटी याद रखनी है, इसका नाम है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये सोसाइटी देखने को मिली बाय गोपाल कृष्ण गोखले इन द ईयर 1905। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी नाम की एक संस्था बनाई गई गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ये सभी बातें आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन। इनमें से कौन सी ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। नोट बात कर रहा है, नहीं है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। साइंटिफिक टेम्पर रखना है, ह्यूमैनिज्म रखना है, ये तो हमें एक ड्यूटी देखने को मिलती है। सेफ गार्ड करना हमें पब्लिक प्रॉपर्टी का और वायलेंस नहीं करना, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी देखने को मिलती है हमें। चेरिश करना है हमारे नोबल आइडियाज को जिन्होंने नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में योगदान दिया, ये भी हमें फंडामेंटल ड्यूटी देखने को मिलती है। इसका आंसर बनेगा 4th। इसका आंसर बनेगा ये मैंडेटरी नेशनल सर्विस फॉर 5 ईयर्स। नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं करेगी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में। फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पता होनी चाहिए, पहले हमारे संविधान में ऐड नहीं थी, इनको ऐड किया गया बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में ऐड करा गया, और इसी संविधान संशोधन से ऐड करा गया था पार्ट 4A और आर्टिकल नंबर 51A। आर्टिकल नंबर 51A सब क्लोज ए से लेकर के तक। नाउ आज के टाइम पर हमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिलती है। 11, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो ऐड करी गई थी 42वें संविधान संशोधन से, और जो ये 11वीं है 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया, जिसका आर्टिकल देखने को मिलता है हमें 51A का सब क्लोज के। ये देखने को मिली हमें बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में। और ये के वाली फंडामेंटल ड्यूटी बात करती है, गार्जियंस को ये ड्यूटी दी जाती है कि उन्होंने अपने चिल्ड्रंस को पढ़ाना है, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस।
ये जो लिखा हुआ है कि हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को बचा के रखना है और वॉयलेंस नहीं करना, इसका आर्टिकल है 51A का आई सब क्लोज। सेकेंड ऑप्शन का आर्टिकल 51A का आई सब क्लोज। ये जो लिखा हुआ है कि हमें अपने जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े हुए व्यक्ति उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनके नोबल्स को फॉलो करना है, आइडियाज को फॉलो करना है, ये बात करता है 51A का सब क्लोज बी। और हमें साइंटिफिक टेम्पर रखना है, ह्यूमैनिज्म रखना है, ये बात करता है आर्टिकल नंबर 51A का एच। ऐसे ए से लेकर टोटल 11 फंडामेंटल के तक हमें ड्यूटीज देखने को मिलती है। और डिफेंड करना है हमें अपनी कंट्री को, ये बात करता है आर्टिकल नंबर 51A का डी। अगर जरूरत पड़ने पर, ये जो फोर्थ ऑप्शन बात कर रहा है कि मैंडेटरी यानी अनिवार्य, अनिवार्य नहीं है, अगर जरूरत पड़ने पर अगर आपको लग रहा है कि देश को बचाने जाना चाहिए, तो ये बात करता है 51A का डी सब क्लोज, डिफेंड आवर कंट्री। डी से आप लोग याद कर लेना, डिफेंड। अगर जरूरत पड़ी तो ये आपकी मौलिक कर्तव्य बनता है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने बोरो करी है यूएसएसआर, रशिया के संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल इज कंसिडर्ड द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया। यानी कौन सी बैटल थी जिससे डिसाइड हुआ कि इंडिया में जो पॉलिटिकल मैटर्स है उनमें भी ब्रिटिश ने दखल अंदाजी करना स्टार्ट कर दिया है, यानी पॉलिटिकल राइट भी इनके पास चले गए हैं। तो ये बैटल है बैटल ऑफ पलासी। इससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये सिर्फ ट्रेड पर फोकस कर रही है, पर बैटल ऑफ पलासी के बाद इन्होंने पॉलिटिकल जितने भी काम है, पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया। ब्रिटिश राज, यानी इसको माना गया बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया। इसी बैटल के बाद हमें देखने को मिलता है ब्रिटिश राज, और ये बैटल बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है। सेकंड बैटल, सॉरी, इसका नाम है बैटल ऑफ पलासी, जो कि होती है 23 जून 1757। 23 जून 1757 में किस किस के बीच ये बैटल होती है, तो आपको याद रखना है इंग्लिश पर्सन की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और नवाब ऑफ बंगाल के बीच होती है ये बैटल, जिसका नाम है सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला। ये बैटल जीत ली गई रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा और मार दिया गया, यहाँ पर सिराजुद्दौला को किल कर दिया गया, ही किल्ड। इतनी आसानी से रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया क्योंकि सिराजुद्दौला का एक मिलिट्री जनरल था जिसका नाम था मीर जाफर। ये जाके मिल जाता है रॉबर्ट क्लाइव के साथ और सेना के सारे राज बता देता है रॉबर्ट क्लाइव को, और रॉबर्ट क्लाइव मार देता है सिराजुद्दौला को। इसको जानते हैं हम लोग बैटल ऑफ पलासी, जो कि होती है 23 जून 1757 को। याद रखें आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल। बैटल ऑफ वोंडिवोस आप लोग याद रखो, ये होती है इन द ईयर 1760। बैटल ऑफ वोंडिवोस हुई है ब्रिटिशर्स वर्सेस फ्रेंच। फ्रेंच की तरफ से और ब्रिटिशर की तरफ से आप लोग याद रखो, ब्रिटिशर की तरफ से जो पर्सन फाइट कर रहा था उसका नाम था सर आयरकूट, और फ्रेंच की तरफ से था लैली, काउंटी डे लैली याद रखो आप लोग। इसको जानते हैं हम लोग बैटल ऑफ वोंडिवोस इन द ईयर 1760। इस बैटल ऑफ वोंडिवोस में फ्रेंच को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेटेड बाय ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को पूरी तरीके से हरा दिया इन द थर्ड कार्नेटिक वॉर हमें टोटल 3 देखने को मिलती है। तीसरी को भी जानते हैं हम लोग बैटल ऑफ वोंडिवोस के नाम से। बैटल ऑफ बक्सर भी आप लोग याद रखो, बैटल ऑफ बक्सर हमें देखने को मिलती है 1764। बिटवीन ब्रिटिशर की तरफ से था हेक्टर मुनरो और उस तरफ ट्रिपल अलायंस थी, 3 लोगों की अलायंस थी। तीनों का नाम आप लोग याद रखो, शुजाउद्दौला,
शुजाउद्दौला, सेकंड पर्सन है मीर कासिम, और थर्ड पर्सन है मैं शाह आलम टू, शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड उस टाइम पर है मुगल एम्परर, मुगल बादशाह। मीर कासिम उस टाइम पर नवाब ऑफ बंगाल, और शुजाउद्दौला है उस टाइम पर अवध, नवाब ऑफ अवध। इन तीनों के लाइंस, और इन तीनों को ही हरा दिया गया बाय हेक्टर मुनरो। ये बैटल भी जीत लिया गया बाय ब्रिटिशर्स, हेक्टर मुनरो। ये सारे नाम आप लोग याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है गंगोर फेस्टिवल, पुष्कर फेयर, नागौर फेयर, ये सारे मेले जो है फेयर्स हैं, ये कौन से स्टेट में मनाए जाते हैं? तो गंगोर, पुष्कर और नागौर, नागौर की एक डिस्ट्रिक्ट भी देखने को मिलती है हमें, तो आप लोग यहाँ से आइडिया लगा सकते हो, ये है राजस्थान। राजस्थान में देखने को मिलता है हमें गंगोर फेस्टिवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। गंगोर एमपी में भी मनाया जाता है, राजस्थान एंड एमपी, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है हमें गंगोर फेस्टिवल। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आप लोग याद रखो। इन पर जो डाइट यानी जिस देवी की पूजा करती है उनका नाम है पार्वती देवी। इस फेस्टिवल में वर्शिप देखने को मिलती है पार्वती, डाइटी देखने को मिलते हैं पार्वती देवी। नागौर आपके बारे में बताना चाहिए। नागौर पहली डिस्ट्रिक्ट है जहां पर पंचायती राज आई थी। पंचायती राज, नागौर पहले डिस्ट्रिक्ट जहां पर पंचायती राज सिस्टम को एस्टेब्लिश करा गया था, यानी राजस्थान फर्स्ट स्टेट बनी थी जहां पर पंचायत का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। फेस्टिवल्स आप देखते रहना। होजागिरी याद कर लो आप लोग, त्रिपुरा में फेस्टिवल देखने को मिलता है होजागिरी, होजागिरी फेस्टिवल। और स्ट्रेटेजी के हम लोग नेक्स्ट जो हमारी सीरीज चल रही है टॉप 1000 MCQs, उसमें भी स्ट्रेटेजी के साथ साथ प्रैक्टिस करते जा रहे हैं हम लोग। तो कुछ पार्ट आपका यहाँ से कवर होगा और कुछ पार्ट आपको कवर होगा स्ट्रेटेजी के वाली सीरीज से, तो आप लोग उसको भी देखते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज लोकेटेड इन ईस्टर्न घाट्स। पूर्वी घाट के अंदर हमें इनमें से कौन सी हिल देखने को मिलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स देखने को मिलती है? नागा हिल्स यानी नागालैंड में है, खासी हिल्स हमें देखने को मिलती है मेघालय के अंदर, अनाईमुड़ी हमें देखने को मिलती है वेस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट्स। तो इसका आंसर बनेगा थर्ड, शेवरोय हिल्स। शेवरोय हिल्स हमें देखने को मिलती है ईस्टर्न घाट के अंदर, शेवरोय हिल्स। इसका आंसर बनेगा सी, थर्ड। शेवरोय हिल्स देखने को मिलती है हमें ईस्टर्न घाट के अंदर। ईस्टर्न घाट आपको पता होने चाहिए कहाँ पर लोकेट करते हैं। ईस्टर्न घाट, इसको आप लोग हमारा साउथ इंडिया मान लो, ये इस डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन हमारी वेस्ट। तो वेस्ट की तरफ जो घाट देखने को मिलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग वेस्टर्न घाट्स के नाम से, यानी पश्चिमी घाट के नाम से। और यहाँ पर जो हमें हिल्स देखने को मिलती है इसको जानते हैं हम लोग ईस्टर्न घाट के नाम से। ईस्टर्न घाट में हमें देखने को मिलती है ये शेवरोय हिल्स। एक और बात याद रखो आप लोग, जहां पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आके मिलते हैं, यानी जंक्शन, मीटिंग पॉइंट ऑफ वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट, इसको जानते हैं हम लोग नीलगिरी माउंटेन नाम से, नीलगिरी माउंटेन्स के नाम से, नीलगिरी माउंटेन्स। और नीलगिरी माउंटेन्स के आप लोग हाईएस्ट पीक का नाम याद रखो। हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी माउंटेन रेंज, इसका नाम है दोदा बेटा। दोदा बेटा हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी माउंटेन रेंज। और नीलगिरी माउंटेन रेंज वो है जहां पर वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स आके मिलते हैं, नीलगिरी माउंटेन। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक का नाम है यही अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी देखने को मिलती है हमें हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स। और पूरे साउथ इंडिया की भी हाईएस्ट पीक हमें यही देखने को मिलती है, पूरे साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है हमें अनाईमुड़ी। ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। या फिर ये ऑप्शन में देखने को नहीं मिले तो एक देखने को मिलेगा आपको जिंदा गाड़ा, महेंद्रगिरी या फिर जिंदा गाड़ा, ये दोनों ही हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है हमें ईस्टर्न घाट। नीलगिरी माउंटेन रेंज के आप लोग याद रखो दोदा बेटा।
मेघालय में आप लोग याद रखो, गैरो, खासी और जयंतिया नाम की हिल्स देखने को मिलती है हमें मेघालय के अंदर। और खासी में ही हमें वो जगह दिखती है जहाँ पर मैक्सिमम रेनफॉल देखने को मिलती है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। मानसिन राम, जिसको चेरापूंजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज ऑफ जून 2021 हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। जून 2021 के हिसाब से कितने बायोस्फीयर रिजर्व हमें देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर? तो अभी भी टोटल हमें 18 बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलते हैं। 18 बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर। बायोस्फीयर रिजर्व काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक याद रखो आप लोग, यूनेस्को का यूनेस्को का एक प्रोग्राम आया था, इसका नाम था मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अंदर 12th नेशनल पार्क जो ऐड हुआ था उसका नाम आप लोग याद रखो, 12th नेशनल पार्क जिसका नाम था पन्ना। पन्ना नेशनल पार्क आप लोग याद रखो, पन्ना नेशनल पार्क जो कि देखने को मिलता है हमें एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर। पन्ना नेशनल पार्क आप लोग याद रखो, 12th बायोस्फीयर रिजर्व बनता है। टोटल देखने को मिलता है हमें 18 बायोस्फीयर रिजर्व, 18 देखने को मिलते हैं। सभी के नाम आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व याद रखना आप लोग, नीलगिरी। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो बना था यूनेस्को के अंडर, नीलगिरी। नीलगिरी वही है जहां पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आके मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बात कर रहे हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज एनेक्सेशन पॉलिसी। कौन से गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी दी है, हड़प नीति के सिद्धांत? तो ये दिए गए बाय लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी लेके आता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इन द ईयर 1848। और पहली स्टेट जो हड़पी गई, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अगर किसी राजा, किसी किंग का कोई वंशज नहीं है, कोई सन बेटा नहीं है, तो उसकी जो सारी की सारी प्रॉपर्टी थी वो सब एक्वायर कर ली जाती थी अंग्रेजों के द्वारा ऑन द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो पहली स्टेट जो हड़पी गई थी उसका नाम था सतारा, सतारा महाराष्ट्र। सतारा, उसके बाद जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, ये सभी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू हड़प लिए जाते हैं। झांसी को भी हड़प लेते हैं, झांसी, झांसी याद रखना, झांसी को भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू अंग्रेजों ने हड़प लिया था। डलहौजी को बोलते हैं मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। डलहौजी के टाइम पर ही हमें देखने को मिली फर्स्ट ट्रेन इन द 1853, फर्स्ट ट्रेन बॉम्बे टू थाने, 34 किलोमीटर का रास्ता कवर किया, फर्स्ट रेलवे। और डलहौजी के टाइम पर ही 1851 में देखने को मिला सबसे पहली बार टेलीग्राफ सेवा, टेलीग्राम सेवा सॉरी। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा स्टार्ट करी गई सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस था सहायक संधि। सब्सिडरी अलायंस के थ्रू क्या होता था, ये लोग अंग्रेज लोग राजाओं के पास, इंडियन किंग के पास जाके बोलते हैं कि हम आपको दूसरे राजाओं से बचाएंगे, यानी बाहरी आक्रमण से बचाएंगे। और जो आर्मी होती थी अंग्रेजों की, जो ब्रिटिश आर्मी है, उस राजा को अपनी कोर्ट में रखनी पड़ेगी और उस आर्मी का सारा खर्चा पानी, सैलरी वगैरह सब राजा उठाएगा। और इनका काम होता था ये उस राजा को बचाएंगे। ये बोलते थे हमारी आर्मी रख लो और हमें अपने कोर्ट में रहने दो, इसका बोलते हैं सहायक संधि। यह लाई जाती है बाय लॉर्ड वेलेस्ली इन द ईयर 1798। और पहली स्टेट जिसने सब्सिडी अलायंस में साइन करे वो थी हैदराबाद। हैदराबाद फर्स्ट स्टेट बनती है जिसने पहली बार साइन करे सब्सिडी अलायंस पे।
और 1799 पे मैसूर, और 1801 याद रख लो अवध। सब्सिडी लाइन से साइन करने वाले 1799 मैसूर, 1801 अवध, और सबसे पहली हैदराबाद ने साइन करे थे 1798 में ही। सब्सिडी लाइंस इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड मायो के टाइम पर हमें देखने को मिलते हैं फर्स्ट सेंसस, पहली जनगणना, फर्स्ट सेंसस इन इंडिया। फर्स्ट ये इनकम्प्लीट सेंसस थे, फर्स्ट इनकम्प्लीट सेंसस इन ईयर 1872, 1872 में। लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, पहला वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग। और 1857 रिवोल्ट के टाइम पर भी इंडिया का वाइसरॉय होता है। 1857 की क्रांति के टाइम पर ही वाइसरॉय देखने को मिलता है हमें, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिए। Which of the following is a man-made ecosystem? आर्टिफिशियल यानी मैन मेड इकोसिस्टम में कौन सा देखने को मिलता है? मैन मेड इकोसिस्टम में देखने को मिलता है एक्वेरियम, क्योंकि ये आप लोग आसानी से कर सकते हो। डेजर्ट, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स ये मैन मेड नहीं है, ये नेचर है। एक्वेरियम देखने को मिलता है मैन मेड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वर्ड आपको बताना चाहिए, इकोसिस्टम वर्ड गिवन बाय आर्थर टांसले। आर्थर टांसले ही वर्ड दिया था इकोसिस्टम। और इकोलॉजी वर्ड भी याद रखो आप लोग, इकोलॉजी वर्ड गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल, अर्नस्ट हैकेल इन द ईयर 1866, 1866 में। फादर ऑफ, याद कर लो आप लोग, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, इंडिया के अंदर इकोलॉजी के जनक, इनका नाम है रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा। एक्वेरियम देखने को मिलता है हमें फर्स्ट, यानी फर्स्ट नहीं मैन मेड इकोसिस्टम, बाकी सभी नेचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैं आपको करा चुका हूँ क्वेश्चन। आयरिश यानी आयरलैंड के संविधान से हमने कौन सी चीज बोरो करी है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आपको बताना चाहिए डीपीएसपी, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने बोरो करे हैं आयरलैंड के संविधान से। डीपीएसपी जो क्या आता है हमारे पार्ट 4 में, आर्टिकल 36 से लेकर 51। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करे, आयरलैंड ने बोरो करे थे स्पेन के संविधान से, और आयरलैंड से बोरो करे हमने, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। आयरलैंड से कुछ और बात याद रखो आप लोग। आयरलैंड से दो चीजें और बोरो करी गई जिनका नाम है नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर जो प्रेसिडेंट मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं वो भी लिया गया आयरलैंड के संविधान से। सेकंड बात ये, फर्स्ट बात है डीपीएसपी, और थर्ड चीज आप लोग याद रखो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी बोरो करा गया बाय आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के संविधान से। कंकरेंट लिस्ट हमने बोरो करी है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कंकरेंट लिस्ट बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से एक और चीज याद रखो आप लोग, जॉइंट सिटिंग, ऑस्ट्रेलिया से जॉइंट सिटिंग का प्रावधान भी लिया गया। जॉइंट सिटिंग है लोकसभा और राज्यसभा की एक साथ बैठक, जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल आप लोग याद रखो 108, आर्टिकल नंबर 108 बात करता है जॉइंट सिटिंग की। फंडामेंटल राइट्स हमने बोरो करें यूएसए के संविधान से, फंडामेंटल राइट्स यूएसए। रूल ऑफ लॉ हमने बोरो करा है यूके के संविधान से, यूके से। और हमने बोरो करा है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है टू हाउस, दो हाउस मंडल,
दो हाउस जैसे कि हमें देखने को मिलते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। बाई कैमरल लेजिस्लेचर बोरोड फ्रॉम यूके कॉन्स्टिट्यूशन, यूके से हमने बोरो करे हमारे सिटीजनशिप। सिटीजनशिप आती है हमारे पार्ट सेकंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट सेकंड बात करता है नागरिकता की, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। सिंगल सिटीजन, हमारे सिंगल सिटीजनशिप फॉलो होती है हमारे इंडिया में। कुछ और बातें याद रखो आप लोग, जैसे कि अमेंडमेंट जो है, अमेंडमेंट संविधान में चेंज करने का प्रावधान जो है, इसका आर्टिकल नंबर आता है अमेंडमेंट का 368। आर्टिकल नंबर 368 जो बात करता है अमेंडमेंट की, संशोधन की, इसको बोरो करा है साउथ अफ्रीका के संविधान से। साउथ अफ्रीका, आर्टिकल नंबर 368 पार्ट 20 भाग आता है इसका 20। पार्ट 20 बात करता है साउथ अफ्रीका अमेंडमेंट प्रोसीजर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंप्राइज द चीफ जस्टिस एंड नॉट मोर देन अदर जजेस अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। यानी ये बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमें कितने टोटल जजेस देखने को मिलते हैं, टोटल कितने जज देखने को मिलते हैं अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड ना करें। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी आज के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट में हमें टोटल 34 जजेस देखने को मिलते हैं, 34 जज देखने को मिलते हैं। और इसको हम डिफाइन करते हैं 33 + 1। ये 1 तो होता है सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 33 अलग जजेस देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर बनेगा 33। इसका आंसर बनेगा 33। 33 + 1 और 1 है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वालिफिकेशन आपको याद रखनी है, यानी जितने भी जजेस हैं वो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल याद रखो आप लोग 124 124। क्वालिफिकेशन याद रखो, सबसे पहली क्वालिफिकेशन सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर आपको जज बनना है सुप्रीम कोर्ट का तो उसके लिए क्वालिफिकेशन है सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड क्वालिफिकेशन याद रखनी है 10 ईयर्स 10 सालों का एक्सपीरियंस, 10 सालों का एक्सपीरियंस एज अ हाई कोर्ट, एज अ एडवोकेट इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंदर 10 सालों का एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 5 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 ईयर एक्सपीरियंस एज जज ऑफ हाई कोर्ट, या तो 5 सालों का जज या फिर 10 सालों के लिए वहां का एडवोकेट। ये सभी क्वालिफिकेशन देखने को मिलती है सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज की। एक और क्वालिफिकेशन है उसको याद रखो आप लोग, या तो ये सारी क्वालिफिकेशन ये तो मैंडेटरी होनी चाहिए, अगर ये भी है तो उसके साथ एक और क्वालिफिकेशन है डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, अगर प्रेसिडेंट की नज़र में कोई अच्छा जज है तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से भी उसको अपॉइंट कर सकते हैं एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। सुप्रीम कोर्ट आपको याद रखो, पहले एक और बात देखो आप लोग, सुप्रीम कोर्ट हमारे इंडिया में बनी थी बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1773, और एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलती है हमें अगले साल 1774 कलकत्ता में। पहले ही बनाई गई थी कलकत्ता में हमारी सुप्रीम कोर्ट बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद चेंज कर दी गई, इसकी सीट चेंज करी गई 28 जैन 1915 को दिल्ली में आ जाती है। कलकत्ता टू दिल्ली 28 जनवरी 1950। फर्स्ट जो जज बने थे इस टाइम पर जब एस्टेब्लिशमेंट हुई, उनका नाम याद रखो लॉर्ड इम्पे। लॉर्ड इम्पे फर्स्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है विंध्या शक्ति वॉज फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। इनमें से किस डायनेस्टी के फाउंडर देखने को मिलते हैं?
विंध्या शक्ति, विंध्या शक्ति नाम से कौन से हमें देखने को मिलते हैं? फाउंडर, तो ये है फाउंडर ऑफ वाकाटाकास, वाकाटाका, वाकाटाका डायनेस्टी के फाउंडर देखने को मिलते हैं विंध्या शक्ति। वाकाटाका डायनेस्टी इधर राज करने को देखने को मिल रही है हमारे थोड़ी दक्कन वाले एरिया में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इस वाले एरिया में वाकाटाका के फाउंडर देखने को मिलते हैं विंध्या शक्ति। चालुक्य वंश के फाउंडर आप लोग याद रखो, पुलाकेशिन फर्स्ट, पुलाकेशिन फर्स्ट, फाउंडर ऑफ चालुक्य वंश। पल्लव वंश के फाउंडर आप लोग याद रखो, सिम्हाविष्णु, सिम्हाविष्णु, फाउंडर ऑफ पल्लव वंश। चालुक्य वंश की कैपिटल आप लोग याद रखो, इसका नाम था वातापी या फिर कल्याणी, वातापी नाम था इसका। पल्लव वंश के आप लोग याद रखो, कांचीपुरम, कांचीपुरम, कांचीपुरम कैपिटल देखने को मिलती है हमें पल्लव वंश की। मौखरीज ये आए थे कन्नौज वाले एरिया में, कैपिटल देखने को मिलती थी कन्नौज, यूपी, कन्नौज। इतनी चीजें याद रखो आप लोग। चलिए आज की क्लास में रखते हैं हम लोग इतना ही, इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट सेट में। तो थैंक यू एवरीवन, आप लोग देखते रहे, इसी सीरीज को कंटिन्यू करते रहें, और जिनको क्लास लगी है इसको लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू न्यू लेक्चर एकेडमी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।